हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज़ चैनल। ये फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक एफएसपीवी की सीरीज़ में ये मेरा दूसरा पार्ट है, एडवांटेजेज एंड चैलेंजेज। इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो ये देखा होगा, फर्स्ट पार्ट, जो कि फ्लोटिंग सोलर के बारे में बताया हुआ है मैंने, व्हाट इज़ फ्लोटिंग सोलर, और उससे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था मैंने कि क्या होता है। और मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक पे, ये टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स 2019 में उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक एफएसपीवी, अ थर्ड पिलर टू सोलर पीवी सेक्टर। तो ये बेसिकली जितने सारे ये फ्लोटिंग सोलर के मेरे वीडियोज़ हैं, ये बेसिकली उसी रिपोर्ट के बेसिस पे हैं ये। तो अब ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, व्हाट इज़ फ्लोटिंग सोलर, और सेकंड पार्ट है ये एडवांटेजेज और चैलेंजेस पे, कि जो अभी मैं इस पर कवर करूँगा। जो थर्ड पार्ट है फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया, फोर्थ पार्ट है प्रोजेक्ट डिजाइन ऑफ फ्लोटिंग सोलर, और फिफ्थ पार्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग सोलर। जो ये नेक्स्ट पार्ट 3 से पार्ट 5 जो है नेक्स्ट उसमें वीडियो में आएगा, आप देखेंगे उसमें क्या होता है। और इस फोटो में आप देख ही रहे हैं एक्चुअली फ्लोटिंग सोलर क्या होता है ये। मैं आपको थोड़ा सा बस ब्रीफ कर दूं कि फ्लोटिंग सोलर और ग्राउंड माउंटेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ग्राउंड बेस्ड होते हैं, और फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट होते हैं एक्चुअली वाटर बॉडीज़ पे होते हैं, और जो पैनल होता है बेसिकली फ्लोटर पर सपोर्ट होता है ये, और फ्लोटर को हम लोग मूरिंग और एंकरिंग के थ्रू सपोर्ट करते हैं। तो इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि जो सोलर पैनल्स दिख रहे हैं ये बेसिकली फ्लोटर्स पर रखे हुए हैं, और ये वाटर बॉडीज़ के अंदर हैं ये। आइए, जैसे ये फ्लोटिंग सोलर पीवी के लिए आप एक डायग्राम दिख रहे हैं इसमें, तो बेसिकली एक जस्ट एक दोबारा अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। आप इसमें देख रहे हैं कि फ्लोटर्स या पेंटून्स के ऊपर सोलर पैनल्स रखे हुए हैं और पीवी मॉड्यूल्स रखे हुए हैं। वहाँ से डीसी करंट कंबाइनर बॉक्स में जा रही है, फिर कंबाइनर बॉक्स से सीधे फिर सेंट्रल इन्वर्टर में जा रहा है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू ग्रिड में फीड किया जा रहा है ये। सेंट्रल इन्वर्टर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इन्वर्टर को भी फ्लोटर्स पर रखा गया है, बट ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पर कि ये आपका ये फ्लोटर्स पे भी हो सकता है, मतलब पानी जो है, पानी के अंदर वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो फ्लोटर्स है उसके ऊपर भी हो सकता है, या ग्राउंड पर भी हो सकता है। ये डिज़ाइन का पार्ट है, बट फिलहाल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया हुआ है। और जो फ्लोट्स और पेंटून्स आप जो देख रहे हैं, इसको एंकरिंग और मूरी लाइन्स के थ्रू इसको सपोर्ट रखा गया है उसमें। तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि फ्लोटिंग सोलर पीवी में एक्चुअली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या होते हैं। अब हम आइए बात करते हैं कि इसके मेन जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं फ्लोटिंग सोलर के। तो फ्लोटिंग सोलर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसमें क्या है एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इसमें फर्स्ट लिखा हुआ हायर गेन्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, तो बेसिकली ये है क्या चीज़। तो इसमें हायर गेन्स इन एनर्जी प्रोडक्शन में यहाँ पर ये बताया है कि जो फ्लोटिंग सोलर पीवी होता है उसका जो एनर्जी आउटपुट है, एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी यील्ड है, वो 10% तक बढ़ जाता है, वो 10% तक यहाँ बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि आप पीवी पैनल्स में देखे होंगे, अगर उसका हम स्पेसिफिकेशन देखें तो एक होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जनरली अगर हम निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो अगर हम पावर की बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर का अगर कोई भी आप स्पेसिफिकेशन देख लीजिए पैनल्स का, तो जनरली -0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस केस में जो पैनल की एफिशिएंसी होती है वो डाउन हो जाती है। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता है तो उस केस में 0.4% पैनल की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोटिंग सोलर पीवी होता है, तो जनरली ये वाटर बॉडीज में होता है, तो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे कम ही होता है। ऑब्वियसली अगर पानी वाटर बॉडीज है तो एम्बिएंट टेम्परेचर कम ही होगा। दूसरा, जनरली वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो होता है वहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विंड की भी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये सब एम्बिएंट टेम्परेचर, जो विंड की स्पीड है, ये दोनों मिला करके जनरली क्या होता है कि ये जो सोलर पीवी एरे जो टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर को कम कर देता है ये, जिसकी वजह से आउटपुट ज़्यादा मिलता है, हायर एनर्जी मिलता है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर कम होगा जैसे मैंने बताया है, तो उस केस में आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और ये दोनों की इफेक्ट से क्या होता है कि जैसे आप एम्बिएंट टेम्परेचर और जो कूलिंग है, क्या बोलते हैं, विंड स्पीड ज़्यादा है
तो इवेपोरेटिंग कूलिंग इफेक्ट होता है, जिससे लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो पीवी सेल्स का कम हो जाता है, जिसकी वजह से बढ़ जाती है। और जो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारी स्टडीज़ में ये क्लेम किया गया है कि 10% तक एनर्जी आउटपुट बढ़ जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा एडवांटेजेज है, मतलब एनर्जी आउटपुट बढ़ जाती है 10% विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ग्राउंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली 18 से 20% तक बढ़ा जाता है, कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, चूँकि फ्लोटर कॉस्टली होते हैं और इस वजह से इनकी डिजाइनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस वजह से जो फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स होते हैं 20% तक इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा में एडवांटेजेस क्या देख रहे हैं कि इसकी आउटपुट जो है, इसकी एनर्जी आउटपुट बढ़ जा रही है, 10% तक बढ़ जा रही है। तो अगर 20% प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ रहा है और 10% आपकी एनर्जी आउटपुट बढ़ रही है, और अगर हम सोलर पीवी पैनल्स की लाइफ 25 ईयर्स मानते हैं, तो टोटल अगर लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मतलब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस जो एनर्जी आउटपुट है 25 ईयर्स का पैनल्स का, अगर हम उसकी बात करें तो हम लोग देखेंगे लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगभग दोनों की सेम हो जाती है, ग्राउंड बेस्ड और फ्लोटिंग सोलर पीवी की। मतलब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट वहाँ पर बढ़ रहा है, उसको यहाँ पर जो एनर्जी आउटपुट है वो कंपनसेट कर दे रहा है ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेजेज है, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो लैंड न्यूट्रल। तो लैंड न्यूट्रल बेसिकली क्या है? लैंड न्यूट्रल, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री जो है काफ़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और लैंड जो है यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो होता है काफ़ी लैंड इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, मतलब काफ़ी लैंड इसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है। पहले तो 1 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए करीब 5 एकर्स लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, तो जिसमें पैनल की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई है, पैनल्स का आउटपुट ज़्यादा मिलने लगा है। इस केस में अभी जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लेम किया जाता है, वो 3 to 3.5 एकड़ पर मेगावाट क्लेम किया जाता है। लेकिन 3 to 3.5 एकड़ पर मेगावाट भी लैंड कम नहीं होती, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर नॉर्मल अगर हम जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें, अगर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े आ रहे हैं उसमें, तो 2 ही मेजर चैलेंजेज होते हैं। एक तो मेजर चैलेंज लैंड का होता है कि लैंड अवेलेबिलिटी क्या है, कंबर्सन फ्री लैंड मिलना चाहिए। दूसरा ट्रांसमिशन साइड से होता है। अगर ये 2 मेजर चैलेंजेज मीट कर जाते हैं, जो मतलब जो डेवलपर को जो 2 मेजर चैलेंजेस दिखाई देते हैं, यही होते हैं इसमें। तो ये लैंड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर फ्लोटिंग सोलर को अगर प्रमोट किया जाए और वाटर बॉडीज़ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कंडीशंस होती है, वो फुलफ़िल करके वाटर बॉडीज मिल जाता है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, तो जो लैंड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर काफ़ी फुलफ़िल की जा रही है। तो लैंड न्यूट्रल, तो ये सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है लैंड न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रल दिया गया इसमें। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लोटिंग सोलर अगर इकोनॉमिकली वाइबल है और बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है इसको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में, तो ये काफ़ी एडवांटेज है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन इन वाटर इवेपोरेशन। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मतलब वर्ल्ड वाइड डेटा तो नहीं, लेकिन ऐसा कई सारी स्टडीज़ में ये क्लेम किया जाता है कि जो वाटर इवेपोरेशन है, तो 40% तक का वाटर इवेपोरेशन हो जाता है। कोई अगर वाटर बॉडीज है तो वहाँ से 40% तक वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं। हालांकि बहुत एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है फिर भी, लेकिन अगर हम ड्राई ऑन एयर रीजन्स होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, वहाँ तो वाटर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट है, उसमें ये क्लेम किया जाता है कि जो इवेपोरेशन लॉस है उसमें जो कंट्री में बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उसमें 150 से 300 सेंटीमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर पर एनम वेरी करता है ये। लेकिन अगर हम लोग फ्लोटिंग सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ में जो फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगेगा, तो ये पूरे रिजर्वायर या पूरे वाटर बॉडीज़ में नहीं लगता है, उससे कुछ पोर्शन में ही लगता है। वो पोर्शन 5% to 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। वो डिपेंड्स ऑन द मतलब फिजिबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है ये। तो वो जितने पोर्शन पे भी लगेगा सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स, तो ऑब्वियसली उस पोर्शन पे जो वाटर इवेपोरेशन को तो कम तो करेगा ही करेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स का। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स या कोई प्रोजेक्ट्स लगाते हैं हम लोग, तो 2 ही मेजर चैलेंजेज होते हैं, कि लैंड और दूसरा पावर इवैक्यूएशन। तो
इसमें जो ये बताया गया है कि इंडिया में अभी आज की डेट में हम लोग देखते हैं जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं 45 गीगावाट के आसपास हैं। और जितने हैं यहाँ पर ये वाटर बॉडीज़ भी हैं और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं तो पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। तो अगर इन केस अगर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो डैम हैं वाटर रिजर्वायर हैं, अगर वहाँ पर फिजिबिलिटी है, वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो ये जो दो चैलेंजेज हैं हमारे, एक लैंड की और दूसरा पावर इवैक्यूएशन के लिए, दोनों चीज़ों को ये मीट किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटी है। तो उस पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटी के एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको इसमें शेयर किया जा सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो बेसिकली ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता दूँ और एक एग्जांपल से बताऊँगा सो दैट कि आप समझ सकें। चाइना में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है 1280 मेगावाट का। वो बेसिकली लॉन्गिनेक्सजिया हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से है 1280 मेगावाट का, जहाँ पर 4 टरबाइन है 320 मेगावाट की। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स था बेसिक है मतलब वहाँ पर, तो इसका जो मेजर रोल था इसका, पर एक तो पिकिंग के लिए था और फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन के लिए था। तो यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने जो ओनर था गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ पर क्या किया कि सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगाया। पहले तो 320 मेगावाट का पीक का प्रोजेक्ट्स लगाया सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स, फिर बाद में 530 मेगावाट का और लगा के टोटल 850 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगाए। पास में ही लगाया, 20 से 25 किलोमीटर के इंटरवल पे सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगाए। और वहाँ वो जो पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटी थी, वहाँ से ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था इसी सब स्टेशन के थ्रू पावर इवैक्यूएशन इसी के थ्रू किया इसमें। अब बेसिकली क्या हो गया कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नेचर में आ गए। वो कॉम्प्लीमेंट नेचर में मतलब ये हाइब्रिड जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्लस जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में आ गए। वो ऐसा हुआ कि जो दिन के टाइम जो जनरेशन था, दिन के टाइम में जनरेशन को क्या करते थे कि सोलर के थ्रू जनरेट कर रहे थे, और जो मॉर्निंग या जो नाइट के टाइम पे जो था उस टाइम पे हाइड्रो के थ्रू जनरेट कर रहे थे। तो काफ़ी जो आप हम सभी जानते हैं कि 11 से 4 बजे के बीच में सोलर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उस समय सोलर की जनरेशन ज़्यादा होता है। तो उस समय हाइड्रो से जनरेट ना करके सोलर से जनरेट कर रहे थे। और जो मॉर्निंग आवर या लेट नाइट आवर्स या जो पीकिंग आवर्स है उस टाइम में हाइड्रो से जनरेट कर रहे थे। तो ये और ऐसा भी नहीं कि इसमें कर्टेलमेंट वाली सिचुएशन भी नहीं आई। जो भी शेड्यूल दे रहे थे पावर को सारी ग्रिड ने, मतलब वहाँ का जो भी रेगुलेटर है या जो SLDC यहाँ की तरह जो भी है उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप देखिए मतलब कितना कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में है। मतलब हम हाइड्रो को अगर हम लोग अगर मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर फ्लोटिंग्स आ सकता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब ड्यूरिंग डे आवर्स हम सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के थ्रू जनरेट करेंगे, और जो पीकिंग आवर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है या कभी भी ज़रूरत पड़ती है हाइड्रो की, तो रिजर्वायर की जो पानी तो रहेगा ही रिजर्वायर, तो उस समय हम हाइड्रो का यूज़ कर सकते हैं। और इसका रीज़न बेसिकली क्या है कि जो हाइड्रो पावर जो होते हैं, जो हाइड्रो पावर की जो टरबाइन होती है ये बेसिकली फास्ट होती है। तो इसलिए अगर हाइड्रो पावर और FSPV प्लांट को हम लोग यूज़ करके मतलब पीकिंग आवर्स और नॉर्मल आवर्स को भी से हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स अगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में है, और पावर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो काफ़ी, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ 45 to 50 गीगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी रिजर्वायर भी हैं, तो इनको यूज़ किया जा सकता है ये। और नेक्स्ट है रिडक्शन इन एलगी ग्रोथ। तो जो एलगी का जो ग्रोथ होता है बेसिकली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और एक ये वाटर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो FSPV प्लांट होता है ये वाटर सरफेस को क्या करते हैं कि ये शेड प्रोवाइड करता है, सो दैट कि जो लाइट है, सनलाइट है, डायरेक्ट वाटर सरफेस पर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से एलगी का ग्रोथ रुक जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है फ्लोटिंग सोलर का। नेक्स्ट है FSPV एज ए न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो बेसिकली ये क्या है कि जो वाटर बॉडी ओनर हैं वो बेसिकली अपने वाटर बॉडीज़ पे सोलर PV प्रोजेक्ट्स लगा करके
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको यूज कर सकता है, या डिस्कॉम के ग्रिड को फीड करके फिर जनरेट करके मतलब पैसा मतलब कमा सकता है। तो एक जस्ट एक ऐसे ही न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है लेस सॉइलिंग लॉस। तो नेक्स्ट सॉइलिंग लॉस से आप बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लोटिंग सोलर पी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो डस्ट जो आप सकते हैं थोड़ा सा वहाँ पर विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है और डस्टी इन्वायरमेंट भी कम होता है। तो इस केस में जो पैनल होता है वो लेस डस्टी होते हैं, इसलिए पैनल की जो इसमें दे रखा है कि सॉइलिंग लॉस भी कम होता है। ईज ऑफ क्लीनिंग तो अब हम सभी जान ही रहे हैं कि फ्लोटिंग सोलर वाटर बॉडीज़ पे ही लगा है, तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ईजिली वहाँ पर मिल जाती है, तो इसलिए पैनल को क्लीन करना वहाँ पर ईजी रहेगा, तो इसलिए ईज ऑफ क्लीनिंग है। ईजी इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट। ईजी इंस्टॉलेशन से यहाँ पर मतलब ये है कि अगर हम लोग ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं तो वहाँ पर सिविल वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन फ्लोटिंग सोलर पी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी सिविल वर्क, हेवी सिविल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, और तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो फ्लोटर्स जो होते हैं, इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है सोलर पी पैनल्स तो हमारे हैं ही और एक्सेसरीज इक्विपमेंट्स तो हैं ही, मेन जो कंपोनेंट आता है वो है आपका फ्लोटर्स। तो फ्लोटर्स भी क्या होता है, प्री फैब्रिकेटेड होता है, और इसलिए इसको आपस में इंटरकनेक्ट करके बहुत बड़ा सेक्शन बना सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, मतलब इजी है ये भी, मतलब ये पहले से ही बनाया होगा, हम बना लेंगे और इसको जोड़ करके बना करके इसको पैनल यूज किया जा सकता है ये। और जो रही बात फ्लोटर्स को असेंबल करने की, तो लैंड पे ही इसको असेंबल किया जा सकता है, क्योंकि ये सब मॉड्यूलर मतलब नेचर में होता है, तो इसको ईजिली असेंबल करके बड़ा सेक्शन बना करके, और जहाँ पर भी जिस एरिया में भी जिस सेक्शन में भी हमें पैनल्स लगाने वहाँ पर ले जा करके फिर वहाँ पर पैनल्स लगाया जा सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ईजी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। आपने देख ही लिया कि मतलब अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस दिया हुआ है इसमें। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट पे आता है हायर कैपिटल कॉस्ट। मैंने इससे पहले ही बताया कि जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स, तो ये ग्राउंड माउंटेड जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में 20 to 25% इनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है। और मेनली ये जो होता है, ये कॉस्ट जो ज़्यादा होती है बेसिकली फ्लोटर्स और मूरिंग और एंकरिंग की वजह से ये ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट होती है। लेकिन इसको अगर हाई एनर्जी जो एक्चुअली की थ्रू कंपनसेट मतलब हो जाता है ये, तो एक मेजर चैलेंज है, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है। दूसरा भी आज की डेट पर अगर हम बात करते हैं, इसमें सेकंड नंबर पर लिखा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रीजर वायर डेटा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज की डेट में चैलेंज है। कोई भी एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड डेटा वाटर बॉडीज़ का नहीं है कि जिसमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मतलब वाटर सरफेस एरिया क्या है, वाटर लेवल का वेरिएशन क्या है, लोकल वेदर प्रोफाइल्स क्या है, मतलब हिस्टोरिकल चेंजेज वाटर सरफेस में क्या हुआ है, लोकल बायोडाइवर्सिटी का डेटा। तो ये सब डेटा अभी प्रॉपर अभी है नहीं। तो अगर ये डेटा नहीं होने की वजह से प्रॉपर असेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है और प्रॉपर फिजिबिलिटी भी नहीं की जा सकती है। तो ये भी आज की डेट में चैलेंजेज हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सोच रही है। अब देखते हैं, अगर फ्लोटिंग सोलर को गवर्नमेंट अगर प्रमोट करे तो ऑब्वियसली कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें इस टाइप से स्टडी करवा करके कोशिश करें कि डेटा अवेलेबल हो पब्लिक फोरम में, सो दैट कि सारे डेवलपर्स को इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि फर्दर कभी टेंडर किया जा सके तो इसमें रिस्पांस भी अच्छा मिले। अगर अदरवाइज अगर अनसर्टेनिटी रहती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से टैरिफ भी ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये मे बी इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसको इस टाइप में लुक आउट करे और प्रॉपर डेटा अवेलेबल कराए। थर्ड है अनअवेलेबिलिटी ऑफ FSPB स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और टेक्निकल गाइडलाइंस। तो ये भी आज की डेट में एक चैलेंज है, क्योंकि अभी तक जो भी गाइडलाइंस बनी है बेसिकली अगर सोलर PV प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो गाइडलाइंस है मेनली ये ग्राउंड माउंटेड और क्या बोलते हैं रूफ टॉप, ये इसके पर्सपेक्टिव से ही बनी है, और फ्लोटिंग सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए इसमें फ्लोटर्स की क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए 25, क्योंकि जो हम सोलर PV प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं 25 ईयर्स की लाइफ की बात करते हैं, तो 25 ईयर्स जो लाइफ है तो फ्लोटर्स भी सस्टेन करना चाहिए। या अगर हम लोग बात करते हैं सोलर PV पैनल्स या जो और भी एक्सेसरीज हैं और भी इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ में है तो एक अलग ही कंडीशन हो जाती है। इन सब सारी चीज़ों का अगर हम लोग पॉइंट मतलब देखें तो कोई भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और टेक्निकल गाइडलाइंस नहीं है, मतलब फ्लोटिंग सोलर PV के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट दिया FSPV प्लांट कंपोनेंट सेफ्टी एंड इट्स लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी।
तो ऑब्वियसली ये तो है ही, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ में रहना है इसको, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है, क्योंकि वाटर बॉडीज जो होता है ये हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच है, जैसे मतलब ह्यूमिडिटी हो गया, सैलिनिटी ऑफ वाटर, हाई विंड स्पीड, ये सब चीज़ों को है ही, मतलब और भी 25 ईयर्स की लाइफ है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके भी एक भी है थोड़ा सा चैलेंज आज की डेट में। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो चूँकि अभी नई टेक्नोलॉजी है तो इसलिए बहुत सारे इसमें मैन्युफैक्चरर्स नहीं आए हुए हैं, तो ये भी अगर चैलेंज है। अगर आज की डेट में एक साथ ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, मतलब फ्लोटर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी एक है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं एक आपस में सिंक्रोनाइजेशन या होना चाहिए, मतलब डिमांड और सप्लाई का गैप मीट होना चाहिए, बट अभी है इशू है। बट इन फ्यूचर जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो मे भी जो लोकल डिमांड या लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो ये भी न रहे, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स और सपोर्ट तो आएगा ही। नेक्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ बाथीमेट्री एंड अदर स्टडीज ऑन वाटर। ये अगर हम लोग बात करते हैं तो जो बाथीमेट्रिक और हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है, ये एक्चुअली वाटर बेड के टोपोग्राफी को समझने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है ये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग लगा रहे हैं तो ये क्या कॉमर्शियल वाइबिलिटी होगी नहीं होगी, तो ये दोनों जो बाथीमेट्री और हाइड्रोग्राफिक सर्वे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट। अगर सही से प्रॉपर सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी ना हो पाए तो हो सकता है कि मतलब प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा अनवाइबल हो जाए फ्यूचर में, तो इसलिए इनका एक प्रॉपर स्टडी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक चैलेंज है, और प्रॉपर से कहीं भी इसकी डेटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स जो है अगर फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज होता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फिशिंग हो गया, लाइवलीहुड जनरेशन, रिक्रिएशन, सोशल एक्टिविटीज़, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एक्वेटिक लाइफ रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वाटर बॉडीज बहुत सारे होते हैं उनका भी जो है एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना जो लाइफ होती है वहाँ पर भी होता है। तो अगर हम लोग फ्लोटर्स अगर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स अगर ऐसे वाटर बॉडीज़ में लगा रहे हैं तो इनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इन सब चीज़ों पे क्या पड़ेगा, इसका अभी तक कोई भी प्रॉपर एक स्टडी नहीं है, मतलब और है भी तो बहुत ही सही से डेटा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स हैं ये 25 ईयर्स लाइफ के लिए रहेगा वहाँ पे। फ्लोटर्स जो रहेगा वाटर बॉडीज़ में जो फ्लोटर्स रहेंगे वो 25 साल के लिए ही रहेंगे। तो उस प्रोजेक्ट्स का फ्लोटर्स का बायोडाइवर्सिटी या जो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका कोई प्रॉपर स्टडी, तो ये भी एक काफ़ी चैलेंज है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ चैलेंज। तो इंस्टॉलेशन ऑफ चैलेंज को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3-4 कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर हम इंस्टॉलेशन चैलेंज की बात करते हैं तो इसमें जैसे इसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट्स, क्लियरेंसेस, परमिशन फॉर राइट टू यूज, तो ये भी एक मतलब प्रॉपर अगर किसी को डेवलपर को फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगाना है तो बहुत से प्रॉपरली डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके ओनरशिप कौन है, स्टेट कहीं स्टेट गवर्नमेंट, कहीं वाटर बॉडीज है तो कहीं 2-2, 3-3 स्टेट गवर्नमेंट्स उस वाटर बॉडी पे हैं। अगर उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे बॉडीज जो है ना, डिपार्टमेंट हैं, वो भी बहुत सारे उनके मतलब ओनरशिप हैं। तो ये भी एक प्रॉपर क्लियरेंसेस किससे लेना है, किस एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है, कैसे लेना है, क्या परमिशन किससे लेना चाहिए, तो ये भी एक चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि वाटर बॉडी कौन ओन कर रहा है। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स में तो हमें सब समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, चल रहा है, तो किसे परमिशन लेनी है, क्या लेनी है, आइडिया है। लेकिन थोड़ा सा वाटर बॉडीज़ पर ये एक इशूज़ है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो अब हम सभी जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ हैं जनरली रिमोट लोकेशंस में अवेलेबल हैं, और जो है माउंटेनियस रेंज, फॉरेस्ट एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर पहुँचना भी एक डिफ़िकल्ट है, और प्रॉपर मतलब रोड मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो फ्लोटर्स को वहाँ पर पहुँचाना, प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर पहुँचाना, ये भी एक थोड़ा सा चैलेंज है। उस चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी चैलेंज है ये भी। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट्स लग रहा है वाटर बॉडीज़ के अंदर लग रहा है ये, तो ये अपने आप में ही चैलेंज है। इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल स्किल के बंदे चाहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे अगर फ्लोटर्स की बात करते हैं तो फ्लोटर्स को सपोर्ट करता है कैसे, मूरिंग और एंकरिंग के थ्रू हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए डाइवर्स चाहिए, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के मतलब अंदर है वो,
तो ये भी एक चैलेंज है। कुछ अगर इक्विपमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको रिप्लेस करना है, तो एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस साइड से एक चैलेंज तो है ही। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग डिज़ाइन। तो अगर हम लोग नॉर्मल अगर ग्राउंड बेस से अगर कंपेयर करें तो फ्लोटिंग में थोड़ा सा इंजीनियरिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि फ्लोटर्स को लगाना है और वाटर बॉडीज के अंदर पैनल्स को रखना है फ्लोटर्स के ऊपर, तो उसमें कि वाटर लेवल का क्या वेरिएशन होगा, फ्लो का क्या वेरिएशन होगा, जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट बनानी पड़ती है। जो एंकरिंग और मूरिंग वाली जो कंस्टेंट है उसके डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा सा कंस्टेंट आ जाता है। तो ये सब फैक्टर है, थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग जो होती है इंजीनियरिंग डिजाइन इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर हमने देख लिया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, तो अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करें चीज़ों को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके कुछ बहुत सारे इनहेरेंट एडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि हमने देखा है कि एनर्जी मतलब यील्ड बढ़ जाती है, मतलब पावर आउटपुट बढ़ जाता है ना। और दूसरा ये है कि इसमें लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इवेपोरेशन लॉस हम इसे कम कर सकते हैं। बट चैलेंज की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लगे हैं, और बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। जो भी लगे हैं ये रिसेंटली 2-3 सालों के अंदर ही लगे हैं। तो कोई भी एक प्रॉपर इसका स्टडी नहीं है, तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म स्टडी नीड टू स्टडी इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मतलब इसका लोकल इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें एक ज़रूरत है स्टडी करने के लिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि FSPV स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है तो उनके कोई स्टैंडर्ड और प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि अभी जो जितनी गाइडलाइंस बनी हैं वो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है। तो अगर फ्लोटिंग सोलर की बात करते हैं तो इसमें भी एक प्रॉपर गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है इसमें। और इंडिया इनिशियल फोकस मस्ट बी ऑन द वाइबिलिटी ऑफ FSPV एज ए टेक्नोलॉजी नॉट ऑन द। इसने ये बताने की कोशिश किया है कि अभी हम टैरिफ प्रोस्पेक्टिव पर हो सकता है कि फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट्स हम लोग लगाएं तो टैरिफ ज़्यादा आ सकता है, तो इस पर फोकस ना करके हम लोग वाइबिलिटी पर फोकस करें। अगर वाइबल होगा और प्रोजेक्ट्स आएंगे तो अपने आप इसमें टैरिफ कम हो सकता है। बट मैंने जो बताया कि अगर इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा तो है, लेकिन एनर्जी आउटपुट इसको कंपनसेट कर देता है, तो 25 साल के लाइफ पीरियड में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट मतलब ये फैक्टर है ये। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को अगर इसमें सपोर्ट चाहिए, अगर एक्सपेडाइट कराना है तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो होप दोस्तों मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। और इसी FSPV फ्लोटिंग सोलर PV की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।